हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग परमार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। मालवा में परमार वंश। कहाँ परमार वंश कहाँ था? मालवा में था। मालवा, ठीक है। कहते हैं 10वीं शताब्दी के आरंभ में शुरुआत में मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य जो था वह नष्ट हो गया था, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी हैं, ठीक है। तथा वहाँ पर परमार शक्ति का उदय हुआ, ठीक है। इस वंश के जो प्रथम शक्तिशाली एवं स्वतंत्र शासक हुए श्रीहर्ष या सीयक कहते हैं उन्हें। तो इन्होंने राष्ट्रकूटों को पराजित करके अपनी एक अलग सत्ता स्थापित करके परमार वंश की स्थापना कर डाली, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन होंगे? परमार वंश के संस्थापक श्रीहर्ष अथवा सीयक, दोनों नाम आते हैं इतिहास में, ठीक है। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लेंगे। इसकी राजधानी हुई थी उज्जैन। जो सबसे पहले इसकी राजधानी बनी थी, कहाँ बनी थी? उज्जैन। वही जो क्षिप्रा नदी किनारे है। कहाँ है उज्जैन? क्षिप्रा नदी के किनारे है। और यहाँ पर आपको कुंभ का मेला भी लगता है। 4 कुंभ का जो मेला लगता है उसमें एक कुंभ का मेला आपको क्षिप्रा नदी पे उज्जैन में लगता है, ठीक है। तो इनकी जो परमार वंश की पहली राजधानी थी, कहाँ थी? उज्जैन थी। जो बाद में राजा भोज ने राजधानी कहाँ बनाई? धार को, ठीक है। धार, यानी कि 2 राजधानी होगी, पहली राजधानी उज्जैन और दूसरी राजधानी धार। अब आते हैं परमार वंश के जानकारी के स्रोत। क्या जानकारी के स्रोत? ठीक है। तो 2 जानकारी के स्रोत यहाँ होंगे। पुरातात्विक स्रोत देख रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में उदयपुर प्रशस्ति और साहित्य स्रोत में देख रहे हैं नव सहसांग चरित, जिसे पद्मगुप्त ने लिखा था। किसने लिखा था? पद्मगुप्त, जो कि बागपति मुंज और क्या कहते हैं उसके, बागपति मुंज और सिंधुराज के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? बागपति मुंज और सिंधुराज। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हाँ, बागपति मुंज और उनके पुत्र हैं सिंधुराज के दरबारी कवि। यानी कि दोनों का संरक्षण जो था किसको प्राप्त था? तो पद्मगुप्त को प्राप्त था, जिन्होंने परमार वंश के जानकारी के स्रोत के रूप में लिए जाने वाले साहित्य नव सहसांग चरित की रचना की थी, ठीक है। अगले अब आते हैं आगे हम लोग बागपति मुंज। परमार वंश के जो अगले महत्वपूर्ण शासक होंगे वो होंगे बागपति मुंज। इनका शासनकाल देखेंगे हम लोग 972 से 994 ईस्वी देख रहे हैं हम लोग। यानी कि इनका शासनकाल कितने वर्ष का रहेगा? लगभग 22 वर्षों का, ठीक है। बागपति मुंज परमार वंश के एक परम शक्तिशाली शासक होंगे, जो त्रिपुरी के कलचुरी तथा चालुक नरेश तैलप द्वितीय को पराजित किया। किसको पराजित करेंगे? तैलप द्वितीय को पराजित करेंगे। 2 शासक महत्वपूर्ण है उस समय के, त्रिपुरी के कलचुरी देख रहे हैं, त्रिपुरी के कलचुरी तथा चालुक नरेश तैलप द्वितीय को पराजित करेंगे। और यहाँ देखेंगे हम लोग तैलप द्वितीय मुंज से 6 बार पराजित होगा। कितनी बार पराजित होगा? 6 बार पराजित होगा। लेकिन जब 7वां युद्ध होगा तो इस युद्ध में मुंज की पराजय हो जाएगी और तैलप द्वितीय ने मुंज को बंदी बनाकर तैलप द्वितीय की मुंज की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मुंज की हत्या कर दी। देखिए यहाँ पे हम लोग
बागपति मुंज ने तैलप द्वितीय को कितनी बार पराजित किया? 6 बार। नोट करने वाली बातें हैं, कितनी बार पराजित किया? 6 बार पराजित किया। लेकिन संजोग बस देखिए, 7वें युद्ध में मुंज को बंदी बना लिया गया, क्योंकि यहां मुंज की पराजय हो जाएगी 7वें युद्ध में, और उसने तैलप द्वितीय ने मुंज को बंदी बनाकर हत्या कर दी। देख रहे हैं, बागपति मुंज ने जब तैलप द्वितीय को पराजित किया तो उसकी हत्या नहीं किया और नहीं बंदी बनाने का प्रयास किया। लेकिन जब मुंज की पराजय हो गई तो तैलप द्वितीय ने उसे बंदी बनाकर क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार बागपति मुंज का क्या हो गया? अंत हो गया। अब आते हैं इनका साहित्यिक प्रेम। बागपति मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। देख रहे हैं, महान संरक्षक था। अगर देखेंगे तो इस वंश के जो भी अधिकतर राजा होंगे, अधिकतर राजा साहित्य एवं कला के प्रेमी ही होंगे और महान संरक्षक होंगे, क्योंकि इसी वंश के आपको बागपति मुंज के बाद जो अगले शासक होंगे वो होंगे राजा भोज, जो इतिहास के फेमस है। ठीक है, तो पहले हम लोग बागपति मुंज को पूरा कर लेते हैं। तो बागपति मुंज कला एवं साहित्य के महान संरक्षक थे। ठीक है, उनके दरबार में पदगुप्त, देख रहे हैं, उनके दरबार में पदगुप्त, धनंजय, जो 10 रूप के लेखक थे, 10 रूप, धनिक तथा हलायुध आदि नामी उस समय के फेमस विद्वानों आपको बागपति मुंज के दरबार को सुशोभित करने का काम करते थे। देख रहे हैं, यहां देखिएगा, जहां तक बागपति मुंज ने धार जो उस समय के प्रमुख नगर थे, जो बाद में राजधानी बनेगी, तो इन्होंने अनेक झीलों का निर्माण कराया। बागपति मुंज ने अनेक झीलों का निर्माण कराया। ठीक है, इन झीलों में जो मुंज सागर झील है, कहाँ है मुंज सागर झील? तो मुंज सागर जो झील है वो कहाँ पर है? तो जो आगे चल करके परमार वंश की राजधानी बनेगी धार, वहां पर स्थित है, जो अभी भी संरक्षित है। बागपति मुंज का जो मुंज सागर झील है अभी भी संरक्षित किया गया हुआ है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, बागपति मुंज के बाद एक शासक होंगे जिसका नाम होगा सिंधुराज। यहां लिख देते हैं, सिंधुराज। ठीक है, सिंधुराज का जो शासन काल होगा यह होगा आपको, बागपति मुंज है 994 से 1000, यानी कि सिंधुराज का शासन काल होगा लगभग 100 वर्ष शासन करेंगे। और इनके दरबार की जो सबसे प्रसिद्ध वाली बात है, प्रसिद्ध वाला बात है, ये है आपको पदगुप्त के द्वारा रचित नवशासांग चरित्र। ठीक है, क्योंकि उस पदगुप्त को इनका भी संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, आगे आते हैं, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा और इतिहास के सबसे फेमस राजाओं में एक राजा भोज। इनका नाम ही है भोज, इनका नाम है भोज। इनका शासन काल देखिए हम लोग, बहुत लंबा समय है, 1000 ईस्वी से 1055, यानी कि 55 वर्ष तक शासन करेंगे। कितने वर्षों तक? 55 वर्षों तक शासन करेंगे, जो काफी लंबा समय है। और यह इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजा होंगे, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा होंगे। उनका नाम भारत के महानतम विद्वान शासकों में लिया जाता है। महानतम विद्वान शासक देख लेंगे, ये तो जहां अपने साम्राज्य को विस्तार भी करेंगे वहीं अपने समय के महानतम विद्वानों में एक होंगे। यहां तक कि उस समय के जो विद्वान होंगे उनसे भी एक कदम आगे होंगे, यानी कि विद्वान के साथ साथ बेहतरीन शासक भी सिद्ध होंगे। ठीक है, राजा भोज, इनके बारे में इतिहास में काफ़ी लोकोक्तियाँ क्या है, प्रसिद्ध है। तो जो राजा भोज के बारे में हम लोग कहावतें कहते हैं वो राजा भोज यही है। राजा भोज ने कल्याणी के चालुक्य वंश तथा अहिलवाड़ के
चालुक्यों को पराजित किया था। ठीक है, उन्होंने चालुक्य के 2 वंशजों जैसे कल्याणी के और अहिलवाड़ के शासकों को पराजित करने का काम किया था। किंतु यहाँ पर वे चंदेल वंश के शासक विद्याधर से क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। ठीक है, राजा भोज के शासनकाल के अंतिम समय में, अंतिम वर्ष में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम तथा कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण ने संघ बना लिया। गुजरात के चालुक्य वंश के नरेश जो थे भीम प्रथम तथा कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण ने आपस में एक संघ बना लिया और मालवा पर भीषण आक्रमण कर दिया। और कहते हैं इन लोगों ने धार को, माने जो राजा भोज की राजधानी थी, उसको जी भर के लूटा और कंगाल कर दिया। कहते हैं इस आक्रमण के ही राजा भोज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखें, राजा भोज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये कब का समय है, तो 1055 का, जो इनके जीवन के अंतिम समय है। ठीक है, कहते हैं 1008 इनके शासन के शुरुआती वर्ष में, 1008 में जब भारत पर महमूद गजनबी का लगातार आक्रमण का क्रम चल रहा था, महमूद गजनबी जो हम लोग का आगे का टॉपिक भी होगा, तो महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और इस 17 आक्रमणों में एक आक्रमण राजा भोज के समय महमूद गजनबी ने शाही शासक आनंद पाल के राज पर आक्रमण किया था। किस पर, आनंद पाल। किस वंश के शासक थे, शाही वंश के शासक थे। यहां पर राजा भोज ने महमूद गजनबी के विरुद्ध शाही शासक आनंद पाल को सैनिक सहायता पहुंचाने का काम किया था, ताकि वह विदेशी ताकतों से लड़ सके। ठीक है, राजा भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन से हटाकर कहाँ बनाई, धार को बनाई और धार नगरी का विस्तार भी किया और वहाँ पर अनेक स्थापना भी करेंगे स्थापत्य का, जैसे कि वहाँ पर वो भोजशाला का निर्माण करेंगे, भोजशाला। ठीक है, जो समय के इतिहास प्रसिद्ध एक महाविद्यालय होगा। ठीक है, इस भोजशाला जो एक महाविद्यालय था, उसमें उन्होंने बाघ देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। किसकी, बाघ देवी की प्रतिमा। और उस भोजशाला के दीवारों पर संस्कृत श्लोक लिखे गए हुए हैं। भोजशाला की जो दीवारें थे, दीवारों पे किस भाषा में श्लोक लिखे गए हैं, संस्कृत। राजा भोज एक काफी प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य के जानकार थे, क्योंकि इतिहास इन्हें कविराज के उपाधि ही से विभूषित करता है, जो आगे हम लोग पढ़ भी रहे हैं। आइए, कविराज। राजा भोज का एक नाम भी था कविराज, जो उनको उपाधि दी गई थी इनके गुणों के कारण, इनके वीरता के कारण। ठीक है, तो राजा भोज ने विभिन्न विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। कहते हैं कि उन्होंने अपने समय में लगभग 20 ग्रंथों की रचना की थी, जो काफी इतिहास में प्रसिद्ध है। तो जो विषय है देखेंगे यहाँ पर, चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म व्याकरण, स्थापत्य,
आदि विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में हम कुछ बता रहे हैं आपको। आयुर्वेद सर्वसर्व आयुर्वेद सर्वसर्व जो आपको चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था। किससे? चिकित्सा शास्त्र। ठीक है। स्थापत्य से रिलेटेड था आपको सम्रांग सूत्रधार। इसके बाद भी अनेक जो इनके ग्रंथ है देखेंगे यहाँ पर। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र, राजमार्तंड, चारु चर्चा आदि प्रमुख ग्रंथ है। बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन सारों का नाम लिखना संभव नहीं है क्योंकि ये बोझिल सा हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। ठीक है। इन्होंने अपने नाम पर एक नगर ही बसाया जिसका नाम रखा भोजपुर। क्या नाम रखा? भोजपुर। तथा उसमें भोजसर नामक एक बड़े तालाब का निर्माण कराया। भोजसर नामक एक तालाब का निर्माण भी कराया। ठीक है। आईने अकबरी जो अकबर की जीवनी है। ठीक है। अकबर की जीवनी तो जिसे किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। तो इन्होंने इसमें लिखा है कि राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान निवास करते थे। कितने? 500 विद्वान। एक बहुत बड़ी संख्या है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है 500 विद्वानों का होना। क्यों? हाँ, संभव भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद बहुत बड़े विद्वान थे और विद्वानों का आदर करते थे, सम्मान करते थे। ठीक है। कहते हैं जब राजा भोज की मृत्यु हो गई, परमार वंश के जो राजा भोज थे उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु पर विद्वानों को काफ़ी दुख हुआ। उनकी मृत्यु पर विद्वानों को काफ़ी दुख हुआ। क्यों? क्योंकि ये विद्वानों को क्या करते थे? आश्रय देते थे। ठीक है। इसलिए उनकी मृत्यु पर एक कहावत प्रचलित हो गई। क्या कहावत प्रचलित हो गई? अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। क्या? अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। यानी कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए क्योंकि इसके बाद ये 500 विद्वानों का ठिकाना बदल गया। ठीक है। यानी कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए, जिनको राजा भोज क्या करते थे? संरक्षित करने का काम करते थे। ठीक है। कहते हैं राजा भोज विद्वान तो थे, बहुत ही फेमस विद्वान थे। इन्होंने युद्ध नीति की भी अच्छी जानकारी प्राप्त की थी, किंतु यहाँ पर इनके खिलाफ जो संघ बन पाया, इनको तोड़ने में वे असफल हुए। क्योंकि असफल होने के कारण ही इनका मृत्यु हो जाएगा। क्योंकि परमाणु का जो था वो कल्याणी के चालुक्यों के साथ क्या था? प्रतिद्वंदता चलता रहता था। ठीक है। जिसके कारण आगे चल करके परमार वंश का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। यानी कि आपसी युद्ध के कारण यह इतना टूट जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल में 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण करके अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण करके उसे अपने सल्तनत में मिला लिया और परमार वंश का नामो निशान मिट गया। ठीक है। तो ये रहा आपके सामने परमार वंश का एक संक्षिप्त विवरण जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो अगला जब हमारा क्लास होगा या वीडियो बनेगा तो उसमें हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जैसे चौहान वंश।